Hello students. Today we are going to discuss about the mole concept of mole and what is molar mass, how you can calculate molar mass, everything. Okay. तो देखो पहले हम ये डिस्कस करें कि भाई मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कंसेप्ट ऑफ मोल कहाँ से आया। उसके लिए पहले इम्पॉर्टेंट ये है आपका समझना कि देखो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, दे आर व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो जैसे हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास लेंथ के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है ना, वैसे ही भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉलर इन साइज हैं, ठीक है। तो भाई एक जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी आई हैव एस्टेब्लिश ना, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, है ना। और वहां पे एक और टर्म आता है दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अभी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें आते हैं ना भाई। जब हम लोग बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज हैं भाई तुम्हारे एक पर्टिकुलर मैटर के अंदर, है ना। अगर एक हम मैटर की बात करें, एक किसी कंपाउंड की बात करें, किसी मटेरियल की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, है ना, तो सब्सटेंस के अंदर स्मॉलर एंटिटीज की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो कौन से एंटिटीज हैं, अगर हमको उसको काउंट करना है ना, तो उस काउंट के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो हम क्या कहते हैं उसको, हम उसको मोल कहते हैं। ठीक है, मोल के टर्म्स में काउंट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई अब ये मोल की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं 1 डजन, ठीक है, तो 1 डजन बोलने से आपको क्या पता चल जाता है भाई 12 आइटम्स आर देयर, सो इट्स कॉल्ड 1 डजन, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 1 स्कोर, ठीक है, अगर 1 स्कोर की बात करता हूं तो उसमें ऑलरेडी अगर स्कोर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है 20 आइटम्स है तो स्कोर हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं ग्रॉस, तो ग्रॉस अगर कोई बोल देता है तो उसका मतलब क्या है 144 आइटम्स है, ठीक है। तो अब मैं अगर इसी टर्म्स में अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मुझे काउंट ऑफ एंटिटीज चाहिए, काउंट ऑफ एंटिटीज, है ना, एंटिटीज इन अ सब्सटेंस, ठीक है। तो काउंट ऑफ एंटिटीज की अगर मैं बात करता हूं इनसाइड द सब्सटेंस, तो उसमें क्या क्या एंटिटीज आ सकते हैं, एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ओके। सिमिलरली डिफरेंट पार्टिकल्स आर देयर, है ना, डिफरेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना, प्रोटॉन्स आर देयर, आयंस आर देयर, है ना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। तो अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि सब्सटेंस के अंदर, है ना, हम लोग एंटिटीज को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई उसके लिए क्या है, एक कन्वीनियंट हमें जो है ना मैग्नीट्यूड चाहिए, करेक्ट। हम उसको काउंट कर सकें, है ना, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हमें, तो वहीं पे क्या है कंसेप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम्स। एंड जब हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बेसिक एसआई यूनिट में बताया है कि हम लोग उसको मोल से डिनोट करते हैं। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मोल, और हम लोग उसको MOL से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब भाई मोल की तो बात हो गई, ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि ये क्या है, 7th एसआई यूनिट है ना, एक एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है, बेस का एसआई यूनिट है, ठीक है। लेकिन अब इसको काउंट करने में क्या, कैसे हम काउंट करेंगे, कैसे जरूरत पड़ेगी, क्या होगा, उसको हम लोग धीरे धीरे करके समझते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कि सबसे पहला पॉइंट अगर हम मोल के बारे में समझें, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या है कि भाई एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसकी एसआई यूनिट जो होगी वो क्या होगी, मोल होगी, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना 1 किलोमीटर, 1 मीटर, वैसे ही लिखोगे 1 मोल, करेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका पहला पॉइंट कि भाई इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई अब मोल को ही अगर हम लोग समझ लें तो भाई 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली, इसको काउंट किया गया है ना, कैलकुलेशंस किए गए हैं इसके, ठीक है, 6.022 into 10 raised to 23 elementary entities,
मैंने बताया था ना कि भाई आपको एंटिटीज काउंट करने हैं, एंटिटीज का कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है ना, 1 मोल में कितने होते हैं, तो 6.022140076 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतने क्या होते हैं, एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी चाहिए कि अब मान लो कि हमें डिटरमाइन करना है ना, तो हम किसके टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे मोल को। अब ये कैलकुलेशन भी तो समझने की जरूरत है ना। तो यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे मास ऑफ कार्बन 12 को कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको कार्बन 12 आइसोटोप के बारे में बताया, और आइसोटोप क्या होता है ये भी आपको बताया। ठीक है, जब मैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पढ़ा रहा था। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि भाई वहां पे एक मास ऑफ कार्बन 12 ओके, और मास ऑफ कैलकुलेट किया जाएगा किसके थ्रू, मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो एक डिवाइस होता है, इसके थ्रू हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स किसमें, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12। ठीक है, सो गिवन 1 मोल ऑफ C12 कार्बन 12। ओके, सो देखो 1 मोल ऑफ जो कार्बन 12 होता है कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने की कोशिश करूं, तो नंबर ऑफ एटम्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब यहाँ पे आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हो, नंबर ऑफ एटम्स पर मोल काउंट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो आपको अगर याद होगा, आप लास्ट टाइम आपने कैलकुलेट किया था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में, तो आपको क्या पता है कि भाई जो कार्बन 12 का मास है ना, वो कितना होता है, वो होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर कार्बन 12 एटम। ये किससे पता चला, ये पता चला आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, और भाई लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, तो भाई आपको 1 मोल में कितना कार्बन 12 में कितना उसका जो है वे दिया हुआ है, तो 12 ग्राम दिया हुआ है। तो 12 ग्राम क्या होगा, 12 ग्राम पर मोल ऑफ 12C का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी को जब आप कैलकुलेट करते हो ना, इट कम्स आउट टू बी 6.0221367 ओके समथिंग इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। यही आपका कैलकुलेट होके आता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कि मोर रिफाइंड वे में आपको यहाँ पे आपको जो मतलब 6.022140076 दिया हुआ है। ठीक है, जब आप उसको कैलकुलेट करते जाओगे तो उसमें नियरली इतना आता है। इसको कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका नंबर ऑफ एंटिटीज, है ना। तो अभी क्या है, जब हम लोग नंबर ऑफ एंटिटीज की बात करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, सेपरेट नेम और सिंबल होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज योर 5th पॉइंट, है ना। एज पार्ट ऑफ योर 5th पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट यू गेट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट, है ना। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, है ना, वन ऑफ द लॉज ही गेव ना, तो उसी फॉर्म में उन्हीं के नाम पे ये एवोगैड्रो कांस्टेंट दिया गया है, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो भाई ये एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है उसको देखो, ये 23 डिजिट्स का है। कैसे है देखो, 24 डिजिट्स का। इसकी वैल्यू है 60221367 ओके। उसके बाद ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 देखो ये नंबर है। ठीक है, इसी को जब हम लोग जो है इन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 8 ओके। तो यही हो जाता है आपका
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए 1 मोल में जितने एलिमेंट्री एंटिटीज होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको दूसरी एक वैल्यू दी है 6.022140076 इंटू 10⁻23, यहाँ पे 6.0221367 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप समझ लो कि भाई ये जो 6.022 के बाद के वैल्यूज हैं ये वेरी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 हम लोग इसको लेके और चलते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको समझने की कोशिश करो, इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको याद रखना होगा, दिस इज योर एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, तो इसको अगर हम लोग और डिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यूनिट, इट इज यूनिट पर मोल और यूनिट मोल रेज टू -1, ठीक है। ये पर मोल है, मोल नीचे है, उसको वापस ले जाओगे, ठीक है। तो ये जो है ना यूनिट पर मोल में इसको एक्सप्रेशन किया गया है, ठीक है। तो यूनिट पर मोल मतलब अब भाई इसमें ये जो यूनिट है, ये यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया एटम्स पर मोल, तो यही यूनिट पर मोल हो जाएगा। मतलब एक मोल में कितने एटम्स हैं, एक मोल में कितने यूनिट ऑफ आइटम्स पार्टिकल्स हैं, एंटिटीज हैं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, यू सी, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं आपको कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा, ठीक है। अगर हम जानना चाहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सो 6 कितने एटम्स है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब याद रखो मैं मॉलिक्यूल्स के 1 मोल ले रहा हूं, है ना, तो इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 कितना होगा, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ वाटर, ठीक है, या वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यहां फॉर्मूला यूनिट्स क्यों आएगा, इसको तो वाटर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब देखो लास्ट क्लास में आपने देखा होगा ये क्या है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होता है, तो इसमें अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। तो मैं आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल से बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इट इज कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, जिसको हम लोग एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। और 1 मोल आप लो तो वो आपको ऑलवेज इतना आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे क्या हम समझा कि भाई मोल क्या होता है, ठीक है, मोल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना चाहिए कि भाई मोलर मास क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मोल तो समझ में आ गया, लेकिन मोलर मास क्या होता है, तो इसको समझने के लिए कुछ डेफिनेशन एक देख लेते हैं कि देखो द मास ऑफ 1 मोल of a substance in grams is called its molar mass, its मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास का मतलब क्या होगा कि भाई अगर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेते हैं तो उसका मास कितना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है, हाँ, तो यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो 1 मोल है, लेकिन अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिए हैं और उसको वे कर रहे हैं, उसका वेट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका मास जो 1 मोल का होगा किसमें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑलवेज, इज कॉल्ड द मोलर मास, ठीक है। तो ये मोलर मास की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई हम लोग क्या करते हैं जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम लोग उनको ग्राम्स किलोग्राम्स में वे करके और तब ऐड करते हैं, है ना।
तो मोलर मास जो होता है, हमेशा याद रखना, जो भी मोलर मास होगा आपका, ओके, सो न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास that can be expressed in unified यूनिफाइड मास, है ना। यू, मैंने लास्ट क्लास में आपको यू के बारे में बताया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया ना। जैसे ही ये सेकंड पॉइंट आपने देखा तो आपको क्या समझ में आ गया कि भाई जो मोलर मास ऑफ एक मोल का मास अगर होगा वो क्या होगा, जो आपका एटॉमिक मास होगा या मॉलिकुलर मास होगा या फॉर्मूला मास आप कैलकुलेट करोगे वही आपकी वैल्यू होगी। जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, यू सी, अगर मैं आपको कहता हूं कि मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो अभी देखो मोलर मास ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, सबसे पहले वन मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर ले लिया और उसका वे कर दिया, ठीक है। तो देखो लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था मॉलिकुलर मास ऑफ H2O, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास ऑफ H2O कितना आ रहा था, 18.02 U, और हमने अभी डेफिनेशन जो देखा है वो क्या समझा है यहाँ पे कि भाई इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास या फॉर्मूला मास। अब वाटर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल होता है ना, H2O। तो अगर इसकी बात होती है तो 18.02 ग्राम पर मोल होगा, है ना, या इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 18.02 ग्राम मोल रेज टू -1, ठीक है। ये मोल रेज टू -1 से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जस्ट मोल को मैंने ऊपर ले गया है, ठीक है। तो ये क्या समझ में आया इससे कि भाई मोलर मास ऑफ वाटर क्या हुआ, मॉलिकुलर मास ऑफ जो वाटर था, ओनली द डिफरेंस इज दैट इट इज एक्चुअली इन ग्राम पर मोल, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अभी अगर सोडियम क्लोराइड का मोलर मास बोलता हूं तो भाई उसके लिए हमें कहां जाना होगा, फॉर्मूला मास, बिकॉज सोडियम क्लोराइड आयोनिक फॉर्म में होता है। क्या होते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट यहाँ पे समझो। तो फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट किया था 58.5 U, दैट इज योर यूनिफाइड एटॉमिक मास, है ना। तो अभी अगर इसको मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, जो भी मेरा फॉर्मूला मास है 58.5 एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल या ग्राम मोल रेज टू -1। इसके बाद से मैं या तो ग्राम पर मोल लिखूंगा या तो ग्राम मोल रेज टू -1, इंटरचेंजेबली यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज द सेम, है ना। तो आज हमने क्या समझा कि भाई मोलर मास क्या होता है। सबसे पहले मोल कंसेप्ट क्या होता है, उसमें हमने क्या समझा कि एक मोल इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, जिसको हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। उसको हम लोग एवोगेड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम n सबस्क्रिप्ट a से डिनोट करते हैं, ओके। और हमने ये भी समझा कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 कैलकुलेट कैसे हुआ। तो भाई आपने मास स्पेक्ट्रोमीटर लिया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से आपने क्या किया, फाइंड आउट किया कि भाई कार्बन 12 का मास कितना है। जो भी आपको कार्बन 12 का मास मिला, उसके बाद आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 उठाया, जिसका वैल्यू क्या होता है, 12 ग्राम होता है। तो भाई 12 ग्राम को डिवाइड कर दिया किससे, जो आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर से मिला, है ना। तो आपको जो है 12 ग्राम से जब आपने डिवाइड किया तो क्या मिला आपका 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। तो हमें क्या समझ में आया कि 1 मोल कभी भी लोगे, चाहे वो किसका लोगे, चाहे वो एटम का लो, मॉलिक्यूल का लो, या किसी आयनिक कंपाउंड का लो, उसके केस में वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। तो मोलर मास, इसके बाद हमने क्या देखा कि मोलर मास क्या होता है, मतलब कि अब हमने 1 मोल को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन 1 मोल जो हमने अमाउंट लिया है उसका अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उस क्या मतलब होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स, ऑलवेज अंडरस्टैंड, एंड इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास, है ना। तो भाई उसका हमने जो है कुछ एग्जांपल से समझा, हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे। सो we will meet in next class. Thank you very much for listening to me. Have a nice day.